हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आज आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमने हमारे लास्ट के सेशन में तीन बातें सीखी थी। पहला, 1929 से 1985 का मार्केट फ्लक्चुएटिंग था। तो वो सही है। तो 1985 जो हमारे पेरेंट्स ने जो दोनों ने 1985 का जो मार्केट देखा है या उसके पहले का मार्केट देखा है, उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करके एक सही डिसीजन लिया था। दूसरा, स्टॉक मार्केट में उस टाइम जो कंपनीज लिस्टेड होती थी, उन कंपनीज के पास अपनी R&D टीम और मार्केटिंग टीम इतनी तगड़ी नहीं हुआ करती थी। इस कारण बहुत सारी कंपनीज कुछ समय के लिए अच्छा परफॉर्म करके वेनिश हो जाया करती थी। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कोटेक एंड नोकिया। एंड तीसरा, उस जमाने में रेगुलेटिंग अथॉरिटीज जो हुआ करती थी वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती थी। इन्वेस्टिंग को लेके और डे ट्रेडिंग को लेके जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज होती थी, उनमें इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते नहीं थे, जिस कारण किसी भी स्टॉक के साथ स्पेकुलेशन किया जा सकता था। तो इसी संस्करण को आज हम आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे, जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर। तो हमने अपने पहले संस्करण पहले पार्ट में हमने इन्वेस्टर्स के में क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसको थोड़ा डिफाइन किया था। तो साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर में हम उसी को ही और थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। तो पहली चीज़ जो एक इन्वेस्टर में होनी चाहिए, वो है वो कंपनी को समझेगा, उसके बिजनेस मॉडल को समझेगा, देखिएगा कंपनी क्या प्रोड्यूस कर रही है, क्या सर्विस दे रही है। सेकेंड चीज़, वो समझेगा उसके फाइनेंस मॉडल को। वो समझने की कोशिश करेगा कि कंपनी कितना, मतलब सेल्स करने पे उसको कितना खर्चा आ रहा है, और आफ्टर डेट उसके एक्सपेंसेस उसके अगेंस्ट कितने हो रहे हैं। एंड देन वो ओवरऑल देखेगा कि सब कुछ घटा घुटा के कंपनी के हाथ में कितना पैसा आ रहा है। और थर्ड है कंपनी की टीम। इसमें हम दो चीज़ें समझेंगे टीम में। एक होता है ऑनर की साइकोलॉजी क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंड, टीम का विजन क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इन तीन चीज़ों को अपने अंडरस्टैंडिंग्स और अपनी सूझबूझ से फिगर आउट कर पाएंगे, तो डेफिनेटली हम एक विजन तैयार कर पाएंगे कि आने वाले 3 साल या 5 साल में कंपनी किस डायरेक्शन में जाएगी और कितना रिटर्न वो निकालेगी। तो चौथी चीज़ जो इन्वेस्टर एक जो साइकोलॉजी होती है, जब आप इतनी स्टडी कर लोगे ना, तो आपको एक अपने आप में एक फिगर दिमाग में आने लगेगा। तो आप फिर अपने आप को हाइप नहीं करोगे, अरे 100% रिटर्न, 200% रिटर्न, 300%। आप समझ जाओगे कि हर साल कंपनी हो सकता है 10%, 8%, 12%, 15%, 20% के रिटर्न के साथ ग्रो करे। अगर अगर आपने 15% या 20% भी अचीव किया तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के टाइप्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे डिफेंसिव इन्वेस्टर्स, और दूसरे होते हैं हमारे एग्रेसिव इन्वेस्टर्स। तो डिफेंसिव इन्वेस्टर्स से हमारा मतलब होता है कि ये लोग ज़्यादा सेफली प्ले करते हैं। ये लोग क्या करेंगे कि मार्केट में जो कंपनीज मार्केट में स्टेब्लिश हो चुकी है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए स्टेब्लिश होके, और वो लोग अब उनका पक्का है कि अब इनको आने वाले 10 और 15 साल रिटर्न देना ही है, तो ये लोग डेफिनेटली उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। अब अगर 100% 80 to 90% उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो इस तरह के स्टॉक्स में होगा जो वेल स्टेब्लिश्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हमेशा एक खोजी की तरह रहेगा। वो क्या करेगा, वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढेगा, फिर भले वो नई नई कंपनीज ही क्यों ना हो। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स का यहाँ पे कुछ चीज़ें जो इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी में थोड़ा सा वो और ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं कि वो अपग्रेड रहेगा। जस्ट लाइक अगर वो जब क्या कहते हैं कि कंपनी के बिजनेस वैल्यू को देखेगा, तो एक चीज़ और फिगर आउट करने की कोशिश करेगा कि मेरी जो कंपनी है वो उसकी कॉम्पिटिटिव कंपनी से कैसे डिफर है। वो ऐसा क्या कर रही है जो कि बाकी की चार कॉम्पिटिटिव कंपनीज नहीं कर रही है। दूसरा, वो फिगर आउट करने का कोशिश करेगा कि ये वो स्टॉक है जो अभी तक लोगों की नज़र में नहीं आया है, लेकिन इसके पास विजन है आगे बेस्ट परफॉर्म करने का। तीसरा, वो ये फिगर आउट करेगा कि ठीक है, विजन भी है और कंपनी में पोटेंशियल भी है, लेकिन क्या कंपनी के पास वो टीम मेंबर्स हैं जो कि उस कंपनी के विजन्स को आने वाले 5 साल में उस लेवल पे ला पाएंगे जिसका वो इन्वेस्टर सूझबूझ और सोच रहा है। तो यही एक चीज़ है जो एक
एग्रेसिव इन्वेस्टर को डिफेंसिव इन्वेस्टर से थोड़ा अलग करती है। इसको हम समझ सकते हैं भाव और मूल्य के उदाहरण से। सपोज कीजिए रिसेशन का टाइम चल रहा है, मार्केट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत सारे हैं और जॉब्स जो है कम है। तो एक बंदा है, एक फ्रेशर है जिसकी जो वैल्यू है वो 6 लाख रुपए की है, लेकिन कंपनी उस टाइम ड्यू टू द मार्केट वैल्यू, ड्यू टू द इन्फ्लेशन, कंपनी उस टाइम उसको ऑफर कर रही है 3.2 या 3.4, राइट। बट बंदे की इंट्रिंसिक वैल्यू 6 लाख की है, और ये बात कंपनी ने इंटरव्यू में फिगर आउट कर ली और उसको वैसे ही उसको, लेकिन कंपनी ने क्या अपना भाव रखा कि भाई हम तुझे 3.2 देंगे, और बंदे ने ले लिया क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है। सिमिलरली ये समझो कि ज़्यादा जॉब्स आ गए और कैंडिडेट कम है, तब बंदे की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 4 लाख रुपए की है, लेकिन वो डिमांड कर रहा है 6 लाख की। तो यहाँ पे अब कंपनी के पास ऑप्शन नहीं है और उसको उसे 6 लाख देने पड़ेंगे, क्योंकि अभी उसको इमीडिएटली उस प्रोजेक्ट के लिए बंदा चाहिए, वो ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। यही सेम चीज़ जो है हमारी शेयर मार्केट में भी होती है। कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि अंडर वैल्यूड होते हैं, लेकिन उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा की होती है। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हमेशा इस तरह के स्टॉक्स को फिगर आउट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसी तो आज मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा। आप मुझे बताइए कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसा रखेंगे, जैसे एग्रेसिव इन्वेस्टर रखना पसंद करेंगे या डिफेंसिव इन्वेस्टर। अगर मेरा सजेशन मानेंगे तो मैं सोचता हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो को 60-40% में मैनेज कर सकते हैं आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि ये दोनों ही तरीके जो है आने वाले फ्यूचर में मुझे लगता है कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।